हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी चैप्टर नंबर 4 तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल है। हमने चैप्टर नंबर 4 तक जब कवर किया था, उसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 26 तक कवर अप कर लिया था। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन नंबर 27, 28, 29 और 30 तक हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली मेन मोटिव होगा कवर करने का सेक्शन चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जैसा कि आप ऊपर हेडलाइन में देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। क्या होगा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब हम देखते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती क्या है, उसके क्या फंक्शन होंगे, उसकी क्या ड्यूटी होंगी, वो उसकी क्या क्या पावर होंगी, कैसे कैसे काम करेंगे, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 27 से लेकर 30 तक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, सेक्शन नंबर 27। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 27 की, तो वो किसकी बात करता है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। किसकी बात करेगा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। अब ये होती क्या है, इसको भी देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट one or more child welfare committee for exercising the power and to discharge duty conferred on such committees in relation to children in need of care and protection under this act। क्या बोला इसने यहाँ तक कि यहाँ पर ये जो राज्य सरकार है, इनके लिए मैंडेटरी है कि ये बनाएंगे बनाएंगे। शहर आ गया है, मतलब जो भी राज्य सरकार है उनके लिए मैंडेटरी है कि वो क्या करेंगी, वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी किसके रिगार्डिंग, कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या उससे ज़्यादा क्या बनाएंगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाएंगी। कितनी बनाएंगी? एक या उससे ज़्यादा। कहाँ बनाएंगी? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। कैसे बनाएगा? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब वो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होंगी, वो क्या करेंगी? वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगी, वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। मतलब जो भी राज्य सरकार ने पावर्स उनको दे रखी है, जो भी राज्य सरकार ने उनको ड्यूटीज़ दे रखी हैं, वो उन सबका निर्वहन करेगी। कौन करेगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी। ठीक है। और किस लिए करेगी? उस मकसद के लिए जो कि बच्चों को, किसको? बच्चों को क्या देने के लिए बना है? प्रोटेक्शन देने के लिए बना है। जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए, चाहे वो उनकी नीड हो, चाहे वो उनकी केयर हो, जैसे मर्जी हो। आगे देखते हैं। अंडर दैट एंड एंश्योर दैट induction training and sensitization of all members of a committee is provided within 2 months from the date of notification। क्या बोला? जो भी मेंबर उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उस कमेटी के अंदर जो भी मेंबर सेलेक्ट हुए हैं, अब उस उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनकी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन। किसकी? जो भी उस कमेटी के मेंबर हो। कौन सी कमेटी के? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। उनकी सबकी ट्रेनिंग और उनके सबके सेंसिटाइजेशन कितने महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। कब से? जिस दिन राज्य सरकार ने अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती उस दिन से। नोटिफिकेशन से 2 महीने के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए? ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। किसकी? जो भी कमेटी के मेंबर बने हैं। यहाँ तक की बात हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 में बोल दिया कि कमेटी के अंदर मेंबर कौन कौन होंगे। हमने ऊपर तो पढ़ लिया कि भैया मेंबरों की जो है ट्रेनिंग होगी, सेंसिटाइजेशन होगी 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। लेकिन इसके अंदर अब हमें क्या देखना है कि मेंबर होंगे कौन कौन, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा मेंबर का। तो वो हमें दे रखा है सब सेक्शन 2 के अंदर। तो देख लेते हैं क्या कहता है। द कमेटी शैल कंसिस्ट, कौन कौन होंगे? चेयरपर्सन होगा एक, और 4 अन्य मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 4। एज द स्टेट गवर्नमेंट मे थिंक फिट टू अपॉइंट। अब इन 4 मेंबरों को कौन अपॉइंट करेगी? और इस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगी? राज्य सरकार करेगी। जिस भी राज्य में ये बोर्ड बन रहा है, जिस भी राज्य में ये कमेटी बन रही है, उस राज्य की राज्य सरकार क्या करेगी? चेयरमैन अपॉइंट करेगी।
और उसके अलावा 4 अन्य मेंबर अपॉइंट करेगी। कौन? राज्य सरकार। जिसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए, एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन। किन में से? जो 4 मेंबर बन रहे हैं उनमें से एक महिला होनी चाहिए कम से कम। एंड अदर एन एक्सपर्ट ऑन मैटर ऑफ कंसर्निंग चिल्ड्रन। और बाकी जो होंगे वो बच्चों के मामले में एक्सपर्ट होंगे। कम से कम एक महिला होगी और कम से कम एक आदमी वो होगा जो बच्चों के मामले में एक्सपर्ट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शैल, मैंडेटरी प्रोविजन आ गया, प्रोवाइड अ सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ। अगर हम बात करेंगे चेयरमैन और 4 पर्सन की, वो कौन अपॉइंट करवा रहा था? राज्य सरकार। अब इस कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा और जो अदर स्टाफ होंगे वो कौन अपॉइंट करवाएगा? वो करवाएगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। इन दोनों में फर्क समझ में आया? दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरियल पर्पस टू द कमेटी एंड फॉर इफेक्टिव फंक्शन। अगर हम बात करेंगे इस कमेटी के बोर्ड के चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर्स की, तो वो कौन अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार। अगर हम बात करेंगे इस कमेटी के सेक्रेटरी की और अन्य मेंबर की, तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए योग्यता क्या क्या है। मतलब कौन कौन सा आदमी इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। तो ये हमें दे रखा है सब सेक्शन 4 के अंदर। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी, जब तक कि उसके पास क्या योग्यता ना हो, अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ, इन्वॉल्व इन एजुकेशन, involved in welfare activity pertaining to children for at least 7 years or practicing professional within a degree in child psychology, in child secretary or law और social work और sociology और human development। क्या बोला इसने? इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए हमारे पास कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली तो, जो आदमी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो किसके अंदर? बच्चों की हेल्थ से संबंधित इशू के अंदर, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित इशू के अंदर, बच्चों की वेलफेयर एक्टिविटी से संबंधित इशू के अंदर, और उसका कम से कम 7 साल, कम से कम 7 साल से इसमें इस चीज में जुड़ा होना चाहिए। प्लस या वो कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो कम से कम 7 साल के पीरियड से, कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो 7 साल के पीरियड से, सेकेट्रिस्ट हो 7 साल के पीरियड से कम से कम, एडवोकेट हो, लॉ की डिग्री हो, सोशल वर्क में काम कर रहा हो 7 साल से, सोशोलॉजी में काम कर रहा हो 7 साल से, और ह्यूमन डेवलपमेंट में कर रहा हो 7 साल से। मतलब इन सब की डिग्री जिसके पास हो, जो प्रोफेशनल हो, और उसका पीरियड कम से कम कितना हो? 7 साल। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखते हैं सब सेक्शन 5। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर अनलेस ही possess such other qualification as may be prescribed। इसने भी ऊपर वाली बात कह दी कि इनमें से किसी के पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, जो ऊपर क्वालिफिकेशन दे रखी है, अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन किसी मेंबर के पास नहीं है, तो भैया वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। नो पर्सन शैल नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 3 years एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। मतलब इसने बोल दिया गया कि भैया जो मैक्सिमम टेन्योर होगा ना किसी भी मेंबर का इस कमेटी के अंदर, मैक्सिमम पीरियड किसी भी मेंबर का इस कमेटी के अंदर कितना होगा? 3 साल। कितने साल? 3 साल। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं कौन से केसेस में इस कमेटी के मेंबर की हम अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब यूं कहें कि कौन से केसेस में हम इस कमेटी के मेंबर को उसके पद से हटा सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ कमेटी शैल बी टर्मिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन हटाएगी? स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी।
और उससे पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी। अगर राज्य सरकार ने किसी मेंबर के खिलाफ कोई इंक्वायरी करी और उसमें क्या पाया जाता है, पहला, अगर ये पाया जाए कि जो मेंबर है ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर वेस्टेड ऑन हिम अंडर दिस एक्ट, अगर वो कोई भी मेंबर जिसके खिलाफ इंक्वायरी चलाई गई है और वो मेंबर क्या पाया जाता है, उन अधिकारों का मिस यूज करता हुआ पाया जाता है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत उस मेंबर को दी गई थी, तो उसको क्या कर देंगे, उसकी अपॉइंटमेंट हम टर्मिनेट कर देंगे, रद्द कर देंगे, उसको उसकी पोस्ट से हटा देंगे। ठीक है। या फिर अगर वो मेंबर ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, सच कन्विक्शन हैज नॉट बीन रिवर्स्ड और हैज नॉट बीन ग्रांटेड फुल पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस, अगर कोई ऐसा मेंबर जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस है का मामला चल रहा था और वो उसमें कन्विक्ट हो गया है, दोषी हो गया है, या फिर वो किसी मामले में दोषी था और उसके खिलाफ जो मामला था वो रिवर्स नहीं हुआ है, या फिर उसको पूर्ण तरीके से माफी नहीं दी गई है, इस केस में भी उस मेंबर की जो मेंबरशिप है, अपॉइंटमेंट है, वो टर्मिनेट हो जाएगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है। सबसेक्शन 7 का पॉइंट 3, इफ ही फेल्स टू अटेंड प्रोसीडिंग ऑफ अ कमिटी कॉन्सिक्यूटिवली फॉर द 3 months, अगर वो 3 महीने तक लगातार बिना किसी वैलिड रीजन के, अगर उस कमेटी का मेंबर 3 महीने तक लगातार बिना किसी वैलिड रीजन के कोई भी मीटिंग अपॉइंट कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, कोई भी प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करता है, तो भी उसका हम क्या कर देंगे, अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। हम नहीं करेंगे, वो कमेटी कर देगी, राज्य सरकार कर देगी। या फिर इफ ही फेल्स टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग इन अ ईयर, अगर वो पूरे साल के अंदर 3/4 सिटिंग अटेंड नहीं कर पाता है, तो 3/4 का मतलब 100 मीटिंग थी, 25, 100 में से अगर वो 75 मीटिंग या 75 प्रोसीडिंग एक साल के अंदर कम से कम 75 नहीं कर पाता है, तो भी राज्य सरकार उसका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर सकती है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे सबसेक्शन 8, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कमिटी, इस कमेटी की फंक्शनिंग का रिव्यू कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। और किस बेसिस पर करेगा, हर 3 महीने में, क्वार्टरली। आप चाहे उसमें एग्जाम में आपसे क्वार्टरली पूछ ले, चाहे आपसे 3 मंथ्स के बेसिस पे पूछ ले, दोनों बात सेम है, तो ये बात ध्यान रखना। Subsection 9, the committee shall function as a bench and shall have the power conferred by the CRPC on a metropolitan magistrate as the case may be a judicial magistrate of first class, मतलब जो भी कमेटी है उसके पास कौन से फंक्शन है, बेंच के तौर पर उसको फंक्शन दिए जाएंगे, और उसके बाद पावर कौन सी है, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होते हैं या जो कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होते हैं। और ये किसके अंतर्गत दी जाएगी, इसको कमेटी को पावर, सीआरपीसी के अंतर्गत दी जाएगी। यहाँ तक कि कोई हमें दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। Subsection 10, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी द ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी। अब मान लो किसी आदमी को इस कमेटी के फैसले से आपत्ति है, तो वो किसके पास पहुंच जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि ये क्या है, ग्रीवियस रेड्रेसल अथॉरिटी है। कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फॉर अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड anyone connected with this child may file a petition before a district magistrate who shall consider and pass appropriate order। इस कमेटी से संबंधित अगर किसी को कोई याचिका दायर करनी है, पिटिशन दायर करनी है, तो वो किसके पास करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किए जाएंगे। यहाँ तक कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 28। अभी हमने सेक्शन 27 में पढ़ा
कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है। अब हम 28 में पढ़ेंगे उसके प्रोसीजर क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे 28 में? उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, किसके? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। देख लेते हैं। द कमिटी शैल मीट at least 20 days in a month and shall observe such rules and procedure with regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed। मतलब इसमें बोल दिया गया कि एक महीने में कम से कम मिनिमम 20 दिन इन अ मंथ, एक महीने में कम से कम 20 दिन ये मीटिंग अपनी हेल्ड करेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके ऊपर चर्चा करेंगी? जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, इनको जो भी रूल्स दिए गए हैं, इनको जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसके ऊपर ये अपनी मीटिंग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 2, अ विजिट टू एन एग्जिस्टिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बाय अ कमिटी टू चेक इट्स फंक्शनिंग एंड वेलबींग ऑफ चाइल्ड शैल बी कंसिडर एज अ सिटिंग ऑफ द कमिटी। अब इस सिटिंग के अंदर क्या करेगी? जो भी बच्चों की भलाई के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। उनका वो जाकर चेक कर सकती है, उनका इंस्पेक्शन कर सकती है कि उसके उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे की देखभाल ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। सबसेक्शन 3, अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन may be produced before an individual member of a committee for being placed in children home or fit person when committee is not in session। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कि केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो वो कमेटी के किसी भी मेंबर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर मान लो वो कमेटी उस समय पर प्रेजेंट नहीं है, तो किसी भी फिट पर्सन को दे दिया जाएगा उस बच्चे को। मतलब अगर वो कमेटी प्रेजेंट है तब तो किसी भी मेंबर के पास कमेटी के, और अगर वो कमेटी उस टाइम पर सेशन में नहीं है तो कोई भी फिट पर्सन जो कि कमेटी अपॉइंट करेगी। यहाँ तक कि हमें बात समझ में आती है। सब सेक्शन 4, in the event of any difference of opinion among the member of a committee at the time of taking any decision, the opinion of majority shall prevail, but where there is no such majority, the opinion of a chairperson shall prevail। मान लो इस कमेटी में एक चेयरमैन है, एक चेयरमैन है और उसके अंदर 4 आदमी हैं, 4 मेंबर है जो हम पढ़ के आए थे ऊपर अभी। एक चेयरमैन, 1 2 3 4। अब सिचुएशन ये आ गई, इन 2 मेंबर की और इन 2 मेंबर की अलग अलग राय है, तो यहाँ पर मामला क्लैश हो गया। तो जो इसका फैसला होगा ना आखिरी में चेयरमैन का, वो मान्य हो। यहाँ तक कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सबसेक्शन 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, पढ़ के आए थे। द कमेटी में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमेटी and no order made by the committee shall be invalid by reason of only absence of a member during any stage of proceeding। अब मान लो कहीं पे ऐसा हो जाए कि प्रोसीडिंग चल रही थी और वो कुछ हियरिंग्स में ये 2 मेंबर नहीं आए और फैसला सुना दिया गया, तो सिर्फ इस वजह से कि ये 2 मेंबर एबसेंट थे, ये फैसला इनवैलिड नहीं होगा। अब भला ही ये मौजूद नहीं हो, ये तो मौजूद थे, तो यही माना जाएगा कि ये फैसला पूरी कमेटी का फैसला है। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 3 मेंबर्स। हाँ, जब फाइनल मेंबर पेश हो रहा हो, जब फाइनल मैटर हो रहा हो, जब उसका डिसीजन होना हो, तो हमने क्या पढ़ा था? चेयरमैन एक, 1 2 3 4 मेंबर होने चाहिए, तो इनमें से कम 3 तो वहां पे मौजूद होने चाहिए। ये हमें बात ध्यान रखनी है कि जब फाइनल ऑर्डर पास हो रहा हो, जब उस केस का फाइनल डिस्पोजल हो रहा हो, तो उस केस में 5 में से कम 3 तो हों, तब होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 29। अभी हमने पढ़ा था कमेटी क्या है, उसके फंक्शन क्या है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 29 के अंदर उसके पावर्स। सेक्शन 27 में कमेटी देखी थी हमने, सेक्शन 28 में हमने उसका प्रोसीजर देखा था। अब हम 29 में कमेटी का क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। पावर ऑफ कमेटी, कौन सी कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि हम कहाँ पढ़ के आए थे, सेक्शन 27 के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। द कमेटी शैल have the authority to dispose of the case for the care, protection, treatment, development, rehabilitation of children। बच्चों से संबंधित, बच्चों की केयर से संबंधित कोई केस हो, बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित कोई केस हो, बच्चों की ट्रीटमेंट से संबंधित कोई केस हो, बच्चों की डेवलपमेंट से संबंधित कोई केस हो, बच्चों की रिहेबिलिटेशन से संबंधित कोई केस हो। कौन से बच्चे, जिनको की केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत हो, या फिर एज वेल एज टू प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स एंड प्रोटेक्शन। उन बच्चों की बेसिक नीड और प्रोटेक्शन के लिए भी क्या करेगी, कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि उससे संबंधित केस को भी वो क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे। कौन करेगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी। देखते हैं। वेयर अ कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, सच कमेटी शैल, notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, but save as otherwise expressly provided in this act, have the power to deal exclusively with all proceeding under this act relating to child in need of care and protection। मतलब जिस भी एरिया के लिए वो कमेटी अपॉइंट की गई है, बनाई गई है, उस एरिया में अगर कोई मामला आता है तो उस मामले को सल्टाने के लिए, उस मामले को कंप्लीट करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए किसी भी प्रोसीडिंग को, ऑल प्रोसीडिंग को जो कि इस एक्ट के अंदर दे रखी है, उसको वो यूज कर सकती है। किसके लिए, बच्चे की केयर के लिए और बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। कौन कर सकती है, कमेटी कर सकती है। हमने देख लिया इसके पावर्स भी क्या है। मतलब वो इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर है उन सबको वो एप्लीकेबल कर सकती है। कौन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब हमारा आज के सेशन का आखिरी सेक्शन, जो कि बात करेगा हमारा फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सेक्शन 30। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी इंक्लूड्स, क्या होंगी, टेकिंग कॉग्निजेंस एंड रिसीविंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट। मतलब उस मामले का संज्ञान लेगी और जो बच्चा गिरफ्त में किया गया है उसको प्रोड्यूस करेगी बोर्ड के आगे, जज के आगे, जो भी मैटर होगा उसके हिसाब से। कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑन ऑल इशू रिलेटिंग टू एंड अफेक्टिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ अ चिल्ड्रन। बच्चों की भलाई से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी या फिर उसके ऊपर जो भी फैसले लेने वो लेगी। सब सेक्शन 3। डायरेक्टिंग द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, एनजीओ टू कंडक्ट अ सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर द कमिटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किस किस को आदेश करेगी, एनजीओ हो, प्रोबेशन ऑफिसर हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो। इन सबको क्या आदेश कर सकती है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन करो और उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करो। कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 4। कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन फॉर केयर ऑफ अ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन से संबंधित मामलों में इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी किसके द्वारा करवाएगी, फिट पर्सन के द्वारा करवाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंक्वायरी फिट पर्सन के द्वारा भी करवाई जा सकती है। और अगर हम बात करें कौन सी रिपोर्ट की, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, तो वो उन चारों में से कोई भी दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को कौन से फोस्टर केयर में भेजना है, इसका फैसला भी कौन करेगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी। डायरेक्टिंग प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ फोस्टर केयर। सबसेक्शन 6। ensuring care, protection, appropriate rehabilitation
restoration of children in need of care and protection based on child individual care plan, and passing necessary direction to parents, guardian, fit person, children home and fit faculty in this regard. मतलब क्या हुआ, बच्चे की केयर के संबंधित, बच्चे की प्रोटेक्शन के संबंधित, बच्चे की अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन के संबंधित, बच्चे की रेस्टोरेशन के संबंधित कोई भी केयर या कोई भी प्रोटेक्शन का कोई प्लान है उसको बनाएगी, और उसी से आधारित होकर उसको या तो उनके पेरेंट्स के पास छोड़ देगी, गार्जियन के पास छोड़ देगी, किसी फिट पर्सन के पास छोड़ देगी, चिल्ड्रन होम के पास छोड़ देगी, या कोई भी ऐसी फिट फैकल्टी जो उस बच्चे की देखरेख कर सके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 7, selecting registered institution for placement of each child requiring institutional support based on child age, gender, disability, need and keeping in the mind available capacity of the institution। उस बच्चे की देखरेख के लिए क्या करेगी, इंस्टीट्यूशन को भी सेलेक्ट कर सकती है जहां पर उस बच्चे को रखा जाएगा। अब उसके लिए उस बच्चे की एज देखी जाएगी, जेंडर देखा जाएगा, डिसेबिलिटी देखी जाएगी, नीड देखी जाएगी, और उस इंस्टीट्यूशन में जगह है या नहीं है वो भी देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि हम किसी बच्चे को ठूस दें, नहीं। सबसेक्शन 8, कंडक्टिंग एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट पर मंथ। कम से कम 2 इंस्पेक्शन विजिट की जाएंगी of residential facility for the children in need of care and protection, and recommending action for improvement in quality of services to the district child protection unit and state government। जो भी रिपोर्ट होगी वो पेश कर दी जाएगी। सबसेक्शन 9, सर्टिफाइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सरेंडर डीड बाय पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स ने बच्चे का सरेंडर कर दिया तो उसका सर्टिफिकेट। ensuring that they are given time to reconsider their decision as well as making all effort to keep family together। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को त्यागना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसको एक और मौका दिया जाएगा कि भैया आप अभी भी आपके पास समय है, आप अपना फैसला चाहे तो पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 10, ensuring that all effort are made for restoration of abandoned or lost children to their family following due process as may prescribe। उस बिछड़े हुए बच्चे को अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिलाने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्फन, अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। इंक्वायरी कर दी गई पूरी, उसमें उसके बच्चे के माँ बाप नहीं मिले तो उसको ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर घोषित कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 12, taking suo motu cognizance of cases reaching out children in need of care protection who are not produced before the committee provided that such decision is taken at least 3 members। अगर वो कमेटी के पास मेंबर हैं, नहीं मिले इसके माँ बाप, तो जो भी मेजोरिटी का फैसला होगा वो माना जाएगा, और इसको हम सुओ मोटो भी ले सकते हैं। उस बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए, सेक्सुअल अब्यूज से उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास या लोकल पुलिस के पास भेज सकते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ, और उसका मामला जो है पॉक्सो के अंदर भी डाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाकी के जो 5 सब सेक्शन है ये आप अपने आप पढ़ लेना, सिंपल सिंपल से हैं। आज हमने सेक्शन 27, 28, 29 और 30 ये हमने कवर किया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज हमने डिस्कस किया चैप्टर 5 जो कि बात करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। हमने उसके अंदर सेक्शन 27, 28, 29 और 30 चारों डिस्कस किए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।